हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब बाय अंकित श्रीवास्तव। आज पुनः आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। और अभी हम आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे। तीसरा हमारा चल रहा था भाग 5 संसदीय प्रणाली, और उसके भी मैंने राष्ट्रपति के बारे में लगभग बता दिया था। कुछ टर्म्स बचे हुए हैं, बस ज़्यादा नहीं बचा है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद भी आई होगी, ठीक है, और चीज़ें आपको याद भी हुई होंगी। और जो भी चीज़ें ना याद हुई हो, वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा पहले टाइम में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन चीज़ें आसान हैं। अगर आप रेगुलरिटी बना करके रखेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अभी कल हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति को याद करने का हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, पकानिको का द्वयोदशम। ये एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, ठीक है, जिसमें ये क्या है, आर्टिकल नंबर 52 से 61 तक का, यानी आपके राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक का। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का है, तो आप नॉर्मली बता दीजिएगा आर्टिकल नंबर 51 से 52 से लेकर के 61 तक का है, ठीक है, क्योंकि 36 से क्या तक का आपके आ जाते हैं, डीपीएसपी आ जाता है, ठीक है, और फिर आपका 52 से 61 के बीच में आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है। और 52 से अगर याद करते हैं तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, ठीक है। और इसके बारे में भी हमने बता दिया था पहले पे। आपका 52 पे यानी पद है, फिर उसके कार्य है, फिर उसका निर्वाचन है, फिर इसका कोटा है, फिर इसके कार्यकाल के बारे में दिया गया है, फिर दोबारा से निर्वाचन है, पुनः निर्वाचन, फिर योग्यता के बारे में बात की गई थी, फिर दशाएं क्या क्या हैं, फिर क्या था, शपथ के बारे में दिया हुआ था, और लास्ट में क्या है, महाभियोग, ठीक है। इसमें से लगभग सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और हम कल राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या चीज़ होती हैं, राष्ट्रपति की 3 शक्तियों को हमने बताया था, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति, ठीक है। 3 शक्तियां हैं होती है इसके पास। और हमने बताया था कि राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है, और संसद का प्रमुख भी यही होता है। समझिए एक तरीके से वो राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, लेकिन कैसा होता है, बिना धार वाली तलवार होती है। ये भी बताया था कि इसके पास समस्त शक्तियां तो हैं, लेकिन इसका उपयोग ये क्या करता है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है, ठीक है। और वो भी, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये नियुक्त किसको किसको करते हैं, ये भी चीज़ें हमने आपको बता दी थी कि राज्यपाल को, यानी इसकी कार्यकारी शक्तियाँ जो होती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं, उसी के बारे में हमने बताया था कि कार्यकारी शक्तियाँ कल हमने आपको बता दिया था, कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। कार्यकारी शक्तियों में हमने आपको बताया था कि यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और कल हमने आपको ये बताया था कि प्रधानमंत्री को क्या मंत्रिपरिषद द्वारा चयन किया जाता है, और उनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और ये निर्वाचित किसके थ्रू होते हैं, हमारे थ्रू, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे जरिए नहीं होता है, ठीक है। और ये किसका करता है, मंत्रिपरिषद का भी करता है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। फिर भारत का सबसे बड़ा वकील महान न्यायवादी की करता है, महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति,
इन चीज़ों के बारे में हमने आपको कल चर्चा की थी और बता भी दिया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल भी होगा, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मैंने बताया था महान न्यायवादी और राज्यपाल ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी इनको तभी तक रखा जा सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को बदल सकते हैं, दूसरे स्टेट के राज्यपाल बना सकते हैं, महान न्यायवादी को बदल सकते हैं। ठीक है, अभी महान न्यायवादी के बारे में बताएंगे कि वो चीज़ें होती क्या है। पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जान जाए। ठीक है, और ये क्या करता है? महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है, ये भी कल बता दिया था। ठीक, कुछ आयोगों का भी ये गठन करता है। ठीक है, जैसे आपके लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग का भी यही गठन करता है। लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। यानी कुछ ऐसे मोटे मोटे चीज़ों को हमने आपको लिखा दिया था। वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी यही करते हैं। और किसके? वित्त आयोग के अध्यक्ष को आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा प्रेजेंट टाइम में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा होती है। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ हैं? ये कार्यकारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, और इनके शक्तियों को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और आपकी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो कार्यकारी शक्तियों में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ठीक है, लोक सेवा आयोग की, वित्त सेवा आयोग की, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति की आयोग की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति की, जनजाति आयोग की नियुक्ति। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कितने लोगों को ये नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो चीजें ये होती हैं इनकी कार्यकारी शक्तियां। अगर अभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है कि चुने जाते हैं, तो आप सीधा बताओगे कि राष्ट्रपति द्वारा ये क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो विधायी शक्तियों के बारे में कल हम चर्चा करने वाले थे। ठीक है, विधायी शक्तियां क्या क्या होती हैं? विधायी यानी विधायिका से संबंधित, यानी संसद से संबंधित शक्तियां। ठीक है, ये क्या करता है? विधायी शक्तियों में क्या क्या है चीजें हैं? ये संसद सत्र को, जैसे संसद सत्र जब चल रहा होता है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि सदन का कार्य चल रहा था। ठीक है, तो सदन के कार्य को यानी सत्र को बुलाना और सत्र का समापन करना कौन करता है? तो विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? विधायी शक्तियों में इसके देखा जाता है जो संसद होते हैं हमारे, तो संसद के सत्र को बुलाना। ठीक है, संसद के सत्र को आहूत करना, दोनों सदन के, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों के सत्र को आहूत करना और सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना, ये दोनों कौन करता है? और या फिर और कौन सी चीज़ें? लोकसभा का विघटन। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, वो अस्थायी सदन होता है। जो लोकसभा होता है वो अस्थायी होता है, वो उसको विघटन किया जा सकता है। हालांकि विघटन स्वयं से नहीं करता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर के लोकसभा का विघटन करता है। लेकिन विघटन करने, लोकसभा को भंग करने का यानी विघटन करने की शक्ति और सदन को बुलाने की, सदन को समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल नंबर 85 में ऐसे सीधा सीधा दर्शाया गया है कि सदन सत्र को आहूत करना, दोनों सदन हो सकते हैं इसमें, और सत्रावसान करना यानी सत्र खत्म करना, तथा लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये चीजें दी किसमें हुई है? आपके अनुच्छेद नंबर 85 में दी हुई है। ठीक है, ये
राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि वो इन सारी चीजों को करेगा। नेक्स्ट, और क्या करना है इसको, राज्यसभा के लिए 12 सांसदों को ये क्या कर सकता है, मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को ये मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करना होता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल नंबर 85 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 85 में, ठीक है, आर्टिकल 85 में राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास में। ये इसकी विधायी शक्तियों में आते हैं। और क्या है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन को यानी 2 आंग्ल भारतीयों को भी की भी नियुक्ति करना, वो भी किसमें, एंग्लो इंडियन। अच्छा पहले बताइए किसमें होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा में होते हैं। तो एंग्लो इंडियन किसमें होते हैं, आपके लोकसभा में होते हैं। ठीक है, अच्छा एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, एंग्लो इंडियन का मतलब उन्हीं लोगों को कहा जाता है जैसे पहले जो यूरोपियंस आए थे। एंग्लो इंडियन का मतलब ये नहीं कि जो कोई विदेशी आया हो, भारतीय महिला के साथ में शादी कर लिया, उसके साथ बच्चे हो या उसके वंशज के लोग हों, उनको करवाने का काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी विदेशियों की बात नहीं करनी है। जैसे पहले क्या हुआ, हमारे भारत देश में यूरोपियन आए, राज किया उन्होंने लगभग 200 सालों तक। ठीक है, तो यूरोपियंस जब आए तो वो क्या कर, जाते जाते इन्होंने क्या किया, अपने कुछ बीज बो गए का मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे वैवाहिक संबंध इन्होंने बनाया। ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाया। तो जब वो यूरोप, यहाँ से जब भारत आज़ाद हुआ और वो यूरोप जाने लगे तो उनकी अपनी पत्नियों को यहाँ पर छोड़ गए। तो उनके बच्चे, ठीक है, उनके बच्चों को अब यहाँ पे क्या दिया जाए भाई, सदस्यता तो यहीं की, नागरिकता तो यहीं की मिलनी थी, क्योंकि वो यहीं पे रह गए थे और चूंकि यहीं पे थे भी। ठीक है, अंग्रेज भले चले गए थे, तो उनके वंशजों को मनोनीत किया जाता था, वही है आंग्ल भारतीय। ठीक है, उन्हीं को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। अब ऐसा आप जवाब नहीं देंगे कि कोई किसी भी विदेशी के साथ में भारतीय महिला की शादी हो जाए और वो विदेशी आदमी चला जाए वापस, तो उसके बच्चों ना, केवल यूरोपियन, वो भी किस टाइम के, यहाँ पे भारत के आज़ादी के पूर्व के। ठीक है, उनके वंशजों को आंग्ल भारतीय कहा जाता था। और जिसको 2019 में क्या कर दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया है आंग्ल भारतीय को। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विधायी शक्तियाँ कुछ हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या है, देखो और एक चीज और आता है, ये जब कोई नया साल आता है, यानी नया साल जब होना होता है, जैसे 2021 के बाद 2022 आया, 2022 के बाद 2023 आएगा, तो 2023 में या फिर प्रत्येक चुनाव के नए वर्ष में, जैसे इस बार चुनाव 2024 में चुनाव, 2019 में चुनाव हुआ, उसके बाद में जैसे नया संसद चलेगा तो पहले संसद का पहली अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है, वही संबोधित करते हैं। यानी नया चुनाव होने के बाद, नया निर्वाचन होने के पश्चात नए वर्ष में सदन को संबोधित करते हैं। ठीक है, ठीक, सदन को ये क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय होते हैं उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और अगर कैबिनेट के मिनिस्टर्स की अगर जैसे करनी, सभी को तो करवाते नहीं भाई इतना, यानी भारत का सबसे वरिष्ठ नागरिक है, सबसे बड़ा या प्रथम नागरिक है, तो ये सभी को तो नहीं करवाएंगे, ये क्या कर देते हैं, किसी को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, कि आप जाइए सभी को शपथ दिलाइए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा, इन्हीं दिलवाएंगे। यानी एक हेडिंग और एक लाइन और रह जाती है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ, ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये हो गई कार्यकारी हो गई और विधायी, दोनों शक्तियों के बारे में हम जान लिए। कार्यकारी में क्या होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करते हैं, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग का भी गठन करते हैं, उनके अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं।
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्षों की भी नियुक्ति ये करते हैं। विधायी शक्तियां क्या क्या हैं? सदन के सत्रों को आहूत करेंगे या सत्रावसान, इन्हीं के माध्यम से होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, लोकसभा का विघटन भी ये कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा का स्वयं से विघटन नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री के सलाह पे या मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही विधानसभा का भंग करेंगे, सॉरी लोकसभा को भंग करेंगे। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन को भी ये मनोनीत करते हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन फिलहाल समाप्त कर दिया गया है, तो अब उसको नहीं जाने की जरूरत है। और नया निर्वाचन होने के पश्चात नए वर्ष में ये क्या करते हैं? सदन को संबोधित करते हैं। इसके बाद में इनकी कार्यकारी शक्ति आ जाती है, यानी शक्तियों से भरपूर व्यक्ति है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। यानी तुम्हारे पास द ग्रेट खली की ताकत आ जाए लेकिन आपको रिंग में ना उतरने दिया जाए, यानी रिंग में आप उतर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपको दांव पेच आते ही नहीं है। तो राष्ट्रपति को इतने दांव पेच नहीं आते हैं, ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ क्या है? न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है इसके पास में? हम न्यायिक शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। दूसरे चैनलों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। वहाँ पे तो सीधा सीधा ऐसे बता दिया गया है, और यहाँ हम आपको 3 तरीके के 3 क्षेत्र बताएंगे। तीनों क्षेत्रों को बता दिया, कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, और न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं। न्यायिक शक्तियों के बारे में अगर हम देख लें तो न्यायिक का मतलब क्या होता है? न्याय देना, यानी जुडिशरी पावर सबसे ज़्यादा इसी के पास होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद में भी अगर कोई है तो प्रेसिडेंट है। अगर किसी माना कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, अभी आपको सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास दे दिया, अब आपके पास किसी के पास जाने का रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर भी अगर आप राष्ट्रपति के पास चले जाते हो, गुहार लगाते हो चीज़ों को, तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल तुरंत फांसी दे देना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के पास में अगर आप गुहार लगाओगे तो हो सकता है वो कुछ कर दे आपका, ठीक है, कल्याण हो जाए। तो फिलहाल ये उम्मीद बना के रखना कि हाँ राष्ट्रपति लास्ट चारा है, अगर उसका हाथ पांव जोड़ दे दादा आम का बचा ले तो बचा लेगा, ठीक है, कह देगा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी सारी चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। तो न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है? तो ऐसे ही जान लीजिए कि सेना न्यायालय हो, कौन कौन से न्यायालय? सेना न्यायालय, सेनाओं के न्यायालय अलग होते हैं, ये जान रखिए, जानिएगा, ठीक है। वहाँ पे सीधा कोर्ट मार्शल किया जाता है, ठीक है। या फिर संघ का न्यायालय हो, संघ न्यायालय हो, सेना न्यायालय द्वारा या संघ के कानून के द्वारा, है ना, या संघ न्यायालय के कानूनों को उल्लंघन के द्वारा। आप चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, उल्लंघन करने पर, चाहे सेना न्यायालय के जो भी कानून है, विधि है, उसका उल्लंघन किया जाए, या संघ के जो भी विधि है उसको अगर उल्लंघन किया जाए तो मृत्युदंड के साथ साथ, यानी मृत्यु का दंड भी अगर मिल गया हो, यानी सजाए मौत मिल गई हो, या आपको कोई भी आपका दोष सिद्ध हो गया हो, कोई भी सजा मिली हो, तो उस सजा को ये क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, या कम कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये मृत्युदंड तक की सजा को, मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं, इसका उपबंध दिया गया है, ठीक है। और वो भी किस आर्टिकल में है? ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 72 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत। अगर आप चले जाओ, आपको पता है, आपको हमने बता दिया है, अब कुछ भी कर लो, ऐसा मत करना। फिलहाल कुछ भी करने के बाद अगर आपको आपके यहाँ के जनपदीय न्यायालय से आपको सजा मिली, आप हाई कोर्ट के पास चले जाओ, हाई कोर्ट से भी आपको सजा मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्टों ने आपको सजा दे दिया है तो आप सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चले जाइए और उनसे तो बढ़िया से उनको बताइए घूस पात न दे लगे, वरना वो तो पक्का जेल भेज देंगे, कहेंगे जाओ इसको तुरंत फांसी दे दो। तो आप उनके पास जाएंगे और चीज़ों को बताएंगे तो आपके मृत्युदंड को भी क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं। और एक शक्ति और क्या होती है? अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश भी कौन जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 1 to 3 के अनुसार। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 1 2 3 1 2 3। अब अध्यादेश का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई कानून अगर बनाना है बच्चों, ध्यान रखिए, बाई चांस देश में क्या है, कोई भी कानून बनाना है आपको और सदन चल नहीं रहा है, माना सदन चल नहीं रहा है, जैसे अभी आपका जब चमोली की घटना हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड में भीषण तबाही आई थी, तो एक आयोग का गठन करना था, ठीक है, आपदा आयोग का गठन करना था, तो उस टाइम तो सत्र चल नहीं रहा था। तो ऐसे टाइम सिचुएशन पे अगर लोक सेवा के लिए कोई भी चीज़ें कर रहे हैं और संसद का सदन क्या है, 17 शाम में, तो आर्टिकल 1 2 3 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बिना किसी के पूछे, बिना किसी के अनुबंध के और बिना सदन में पेश या पारित कराए बिना ये क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वो क्या करे कि इस विधि को बनाना क्या है, तत्काल समय की मांग है, ठीक है, इसीलिए ये क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। बाकी अध्यादेश चीज़ें क्या होती हैं, कब तक काम करेंगी, ये चीज़ें क्या है आगे आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके परीक्षा के परिपेक्ष से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। खाली ये पूछा जा सकता है कि अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, तो आप लिख दोगे अध्यादेश जारी कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, जारी कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत ये क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, आपके देखो न्यायिक में अभी आकर के देख लीजिए, और ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, यानी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी आपातकालीन शक्तियां भी किसके पास में है, आपातकाल की शक्तियां, यानी आपातकाल भी लगा सकता है कौन, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपातकाल होते कितने टाइप्स के हैं, पहले चीज़ तो ये जानने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो अच्छा, उससे भी पहले जानने की जरूरत है कि किस अनुच्छेद में है ये, ठीक है। तो ये आपका भाग 18 में, भाग 18 में है, कौन से भाग में, भाग 18 में, भाग 18 में दिया हुआ है, और आर्टिकल नंबर है आपका 352 से 360 तक का, अनुच्छेद नंबर आपके 352 से 360 तक का उपबंध है, ठीक है, कि आपातकाल लगाया जा सकता है, और इसकी शक्तियाँ किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में, ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन अभी क्या है, राष्ट्रीय आपात लगाने, देखिए आपातकाल लगाने के भी, आपातकाल के भी क्या है, 2-3 दशाएं हैं, 2-3 चीज़ों से के जरिए आपातकाल लगता है, ठीक है, आपातकाल को लगाया जा सकता है। जैसे तीन चीज़ें होती हैं आपातकाल में, एक क्या होता है आपका, राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात होता है। दूसरा क्या होता है आपका, राज्य में आपात, और तीसरा क्या होता है आपका, मार्शल लॉ, सॉरी वित्तीय आपात, उसी को मार्शल लॉ भी कह सकते हैं, वित्तीय आपात। भारत में अभी तक एक बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात का मतलब होता है कि देश क्या हो, गरीबी के स्तर पे चला जाए, यानी ऐसा स्तर हो जाए कि लोग भूखे मरने लगे। अब ये किसमें है, राष्ट्रीय आपात किसमें है, अनुच्छेद नंबर 352 आर्टिकल में है, ठीक है। राज्य में आपात किसमें है, 356 में है, 356 में है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, ठीक है। सर ईयर 1992 का जब टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है, तत्कालीन वित्त मंत्री हमारे कौन थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने भारत को वित्तीय आपात लगने से बचाया था, ठीक है। और वो भी कैसी व्यवस्था लेकर के आए थे, ये उदारीकरण की व्यवस्था लेकर के आए थे, ठीक है। और फिर देखो, और दूसरी चीज, ये राष्ट्रपति और क्या होते हैं, ये तीनों सेनाएं जो होती हैं आपकी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेना के सेनाध्यक्ष होते हैं, ये तीनों सेना के सेनाध्यक्ष होते हैं, तीनों सेना के सेनाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और देखो चीजें आप समझ में आ रही होंगी
कि बाकी चीज़ें तो हमने आपको बता दी थी। राष्ट्रपति किससे है, आर्टिकल नंबर 52 से 61 के बीच में है, ठीक है। पद, कार्य, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, पुनः निर्वाचन, योग्यता, दशाएं, शपथ और महाभियोग, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हमने बता दिया था। और इसके बाद शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं और आपकी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। यानी इन शक्तियों के बारे में भी बता दिया था हमने आपको। न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है कि सेना के न्यायालय द्वारा या संघ के द्वारा बनाए गए विधि का उल्लंघन करने पर अगर आपको मृत्यु सजाए मौत मिल जाती है तो उसको भी ये माफ़ कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। आपातकाल की भी शक्तियाँ इनके पास में, आपातकाल लगा सकते हैं। और आपातकाल का उपबंध किसमें है, भाग 18 के अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के 360 के बीच में है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात है 352 में, राज्य में आपात 356 और वित्तीय आपात 360 है, ठीक है। अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत में, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। अध्यादेश जारी कर सकते हैं 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति हमारे, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं हम। अभी देखिए ये जानने की जरूरत है 352 मतलब कब राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, कब राज्य में आपात लगा सकते हैं और कब वित्तीय आपात लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट महोदय। तो अगर राष्ट्रपति को ये हो जाए कि कोई बाह्य आक्रमण होने वाला, जैसे भारत पाकिस्तान का वार छिड़ जाए, भारत चाइना का वार हो जाए, या किसी दूसरे कंट्री के साथ में अगर वॉर हो जाए, तो अगर युद्ध की दशा अगर दिखाई पड़ती है तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, ठीक है। और राज्य में आपात कब होता है, जब कभी ऐसा हो सकता है कि सरकारें अगर ठीक तरीके से काम नहीं करें, राष्ट्रपति को अगर ये लगे कि सरकार ढंग से अपना काम नहीं कर रही है, ठीक है, लोगों को परेशानी हो रही है सरकार की नीतियों से या सरकार के द्वारा, तो राज्य में आपात लगा सकता है, ठीक है। और फिर तीसरा क्या हो जाता है, यदि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए, उसको ये लग जाए कि अब जो देश का साख जो रखा हुआ है, देश के जो मुद्राएं हैं, यानी जैसे वर्ल्ड बैंक से बहुत सारे लोन लेकर के हम चीज़ों को करते हैं, तो राष्ट्र का जो साख है अगर वो क्या आ जाए, खतरे में आ जाए, यानी हम इतने कर्जदार हो जाएं और हमारे यहाँ पे जैसे देश का दिवालिया निकलने वाला, तो क्या कर सकता है, वित्तीय आपात लगा सकता है, ठीक है। ऐसी दशा में देखिए एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, दिवालिया, ठीक है। दिवालिया का मतलब होता है जैसे आप क्या करो, बैंक से खूब भर भर के कर्जा ले लो, खूब कर्जा ले लो, इतना कर्जा ले लो कि बिल्कुल से घर भर जाए, ठीक है। और फिर आप लास्ट टाइम पे आप क्या चले जाओ बैंक को पैसा दे दो। अब बैंक को पैसा ना दो तो इसका मतलब आपको क्या होगा, या तो आपको देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, ठीक है। अब भगेड़ू हो जाओगे, कैसे विजय मान ले जाओगे जैसे, तो देश का पुलिस खोजने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को दिवालिया घोषित करा लेना। आप चले जाओ सीधा सीधा न्यायालय पास, अभी तो भैया हमारे लगे कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, ठीक है, हम दे ही नहीं सकते, हमारा चाहे किडनी निकाल के बेच डालो, चाहे आँख निकाल के बेच डालो, तो क्या जो सर्वोच्च न्यायालय है या जो आपका न्यायालय है वो आपको किडनी निकाल करके बेचने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कानून हमारे जो संविधान में लिखा हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले से दिया गया है, तो उसके तहत वो क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, भैया आपका दिवाला निकल गया है, ठीक है, दिवालिया हो गया। और खास करके दीपावली के टाइम में हमारा लोग का दिवालिया निकल ही जाता है, चीज़ों को व्यवस्था करते करते, तो दिवाली में दिवालिया हो जाता है। तो आप दिवालिया घोषित करा लो खुद को, अगर जो भैया हमारे पास कुछ नहीं है, सब हमारे बीवी बच्चे सब ले, हमने निकासी कर दिए, ठीक है, तो हम बैंक का पैसा नहीं छुट्टा कर सकते, तो आपको दिवालिया हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको करवाने से कुछ चीज़ें हो जाती है, आप कोई नया बिजनेस करने के लिए आप लोन नहीं दे सकते हो, कोई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं उसका फ़ायदा नहीं ले सकते हो, आप LIC नहीं करा सकते, यानी पूरी तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि आपकी नागरिकता ही छीन ली जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के तहत में अगर भारत की या ग्लोबलाइजेशन अब जैसे चल रहा है, तो उसके तहत अगर भारत में ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और वित्तीय आपात लगाना पड़ जाता है, तो फिर चीज़ें और बद से बदतर हो जाएगी, है ना। तो वित्तीय आपात की उम्मीद यही करते हैं कि भविष्य में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए भारत में, ठीक है, वित्तीय आपात लगाने की जैसी स्थिति ना हो। अब एक कुछ अन्य शक्तियाँ भी होती हैं इसके पास में, जैसे ये क्या कर सकता है कि एक होता है आर्टिकल नंबर, एक मिनट इसको इरेज कर दे फिर आगे आपको बताते हैं।
आर्टिकल नंबर 1 होता है आपका 239 अनुच्छेद 239 के तहत। अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, इसकी अन्य शर्तियाँ ये है कि अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन संबंध नियम बनाने का, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन हेतु नियम बना सकते हैं। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन के लिए क्या कर सकते हैं और नियम बना सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ तक की क्लियर हो गई होंगी। राष्ट्रपति की में और कुछ है नहीं विशेष कुछ जानने वाला। ठीक है, तो हमने इनके शक्तियों के बारे में भी जान लिया। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं कौन, उपराष्ट्रपति महोदय आ जाते हैं। राष्ट्रपति आपके यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हमको जानना है उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति आप कौन होता है उसको जानिए। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। प्रेजेंट टाइम पे आपके राज्यसभा के पदेन सभापति कौन हैं। और एक चीज़ और जानिए, उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका वेतन, सबसे बड़ी चीज़ तो रुपया है, ना बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो सबको रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे आप कौन आ जाते हैं महोदय, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है कौन, उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, और इनका आर्टिकल नंबर 63 में यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उपबंध है। किसमें, अनुच्छेद 63 में, कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। और ये क्या होंगे, अनुच्छेद 63 में दिया है। और उपराष्ट्रपति क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति आपके कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। अभी जल्द ही बदले हैं। ठीक है, और यही पदेन सभापति भी हैं हमारे। ठीक है, और पदेन सभापति होंगे कौन, उपराष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 64 में। आर्टिकल नंबर 64 में है कि उपराष्ट्रपति ही यहाँ का पदेन सभापति होगा। ठीक है, और लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सभापति तो होंगे लेकिन सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ तक की क्लियर होंगी। बाकी उपराष्ट्रपति में कुछ जानने की विशेष चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति का कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है, अभी इसका अमेरिका से, और राष्ट्रपति का ब्रिटेन से। ठीक है, और इनका भी चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वही होता है इसमें भी अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय। ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से। अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी चुनाव होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय होता है, आनुपातिक पद्धति से भी होता है। इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, जैसे उसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। ठीक है, इनमें कौन होते हैं, उनमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। हालांकि इनमें निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, इसमें सभी सदस्य आ जाते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, उसमें निर्वाचित सदस्य है, और इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य आ सकते हैं। इनकी भी योग्यता क्या होनी चाहिए, ऐसे आप बनाते चलोगे चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी।
इनकी भी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इनकी शपथ कौन दिलवाता है, इनकी शपथ राष्ट्रपति किसको शपथ कौन दिलवाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति। ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, और चीजें हैं, त्याग पत्र किसको देंगे, ये राष्ट्रपति किसको देते हैं त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देंगे, राष्ट्रपति को। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि राष्ट्रपति का देहांत हो जाए, ठीक है, किसका देहांत हो जाए, राष्ट्रपति का देहांत हो जाए, और उस तो कौन आएगा, तो भारत का राष्ट्रपति कौन बन जाएगा, उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा आ जाए कि भारत के राष्ट्रपति का देहांत हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, यानी उनका भी देहांत हो जाए या पदरिक्त हो उनका भी, तो फिर राष्ट्रपति के पद पे कौन आसीन होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पे किसी न किसी को आसीन होना पड़ेगा। तब कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यानी द प्रेसिडेंट का एक अधिनियम आया था, ये याद रखिएगा, द प्रेसिडेंट अधिनियम 1967, ठीक है। 1967 के तहत, सॉरी 1969 है, 1969 यानी एक ये अधिनियम आया था, इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रपति भी नहीं है अगर उनका देहांत हो गया है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे, राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, ठीक है, ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा हमारे ये कब आया था, 1969 इसलिए है क्योंकि एक ऐसा अधिनियम बनाया गया था 1969 में। हमारे जो एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है ना, इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और ये क्या किए थे, इन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था, ठीक है। ये राष्ट्रपति बने थे, ये CJI थे, और जिन्होंने 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु होने के पश्चात इन्होंने क्या किया था, मुख्य न्यायाधीश तो थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं सम्मिलित थे उस टाइम, तो इन्होंने क्या किया था, मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी इन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था। तो ऐसे ही उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देंगे, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पदेन सभापति भी होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इनको वेतन भी किसका मिलता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है, पदेन इनका वेतन किसका, सभापति के रूप में ही इनको वेतन मिलता है, ठीक है। अब इनको हटाया कैसे जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, तो ऐसे उपराष्ट्रपति को हटाएंगे महाभियोग चलाने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एक संकल्प पत्र पारित कर दिया जाता है और उसके थ्रू इनको हटाया जा सकता है। यानी इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, राज्यसभा में संकल्प पत्र पारित करके, ठीक है। ये चीजें बस इतने में ही है उपराष्ट्रपति का सिर्फ यही इतना है, बाकी इसमें कुछ और जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, किस आर्टिकल में 63 के, और प्रेजेंट टाइम में कौन है, जगदीप धनखड़ है, और आर्टिकल 64 के तहत ये क्या होंगे,
राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, सभापति के रूप में, ठीक है। इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमण ये होता है, अनुपातिक पद्धति के जरिए होता है। इनका निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए? 35 ईयर की होनी चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्यागपत्र ये किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कार्यकाल कितना होता है? 5 सालों का होता है, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? राज्यसभा में एक संकल्प पत्र पारित करके इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक का उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम भारत के महान न्यायवादी के बारे में, यानी CAG के बारे में। उपराष्ट्रपति में कोई विशेष जानकारी वाली चीज़ें नहीं है, जानकारी वाली चीज़ें आपको आप पढ़ेंगी। देखिए, महान न्यायवादी भी छोटा सा टॉपिक है, वो भी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में यूपी पेट में इससे ज़्यादा कोई चीज़ें पूछनी नहीं है। इससे ज़्यादा अगर देखना है तो आपको यूपी PCS या बिहार PCS जैसे एग्जामों में इनसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे CAG के बारे में, भारत का महान न्यायवादी कौन होगा, ठीक है। महान न्यायवादी यानी कि CAG, सेंट्रल अटॉर्नी ऑफ जनरल, महान न्यायवादी CAG, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? हमने बताया था कि राष्ट्रपति करते हैं महान न्यायवादी की नियुक्ति। और ये क्या होते हैं? भारत के सबसे बड़वार वाले वकील, सबसे बड़े वाले वकील यही होते हैं, महान न्यायवादी, हैं, सेंट्रल अटॉर्नी ऑफ जनरल, ठीक है। ये और इनका किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर, ऐसे इनका भी नोट कर लीजिए। इनका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद नंबर 76 में, ठीक है। भारत का एक महान न्यायवादी होगा, ठीक है। यानी इनके पद का प्रावधान किस में है? आर्टिकल नंबर 76 में। और ये क्या होते हैं? भारत सरकार के वकील होते हैं, भारत सरकार के वकील होते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, ये किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में ये क्या कर सकते हैं? सरकार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उनके तरफ से वकालत कर सकते हैं। इसीलिए इनकी नियुक्ति की जाती है कि भारत सरकार के ये वकील होंगे, ठीक है। और महान न्यायवादी बनने के लिए क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता होनी चाहिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति बनने के बराबर। अगर कोई ऐसा वकील है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। कि ऐसा ही व्यक्ति महान न्यायवादी बन सकता है जिसके पास में क्या हो? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की हो, और ये भारत सरकार के वकील होते हैं या विधि अधिकारी होते हैं, यानी कानून के अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी होता है। और ये किसके पश्चात पर्याप्त होते हैं? ये राष्ट्रपति के कब तक रहेंगे? इनके लिए कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि ये कब तक रहेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक उसको बनाए रख सकते हैं, ठीक है, महान न्यायवादी को, है ना, महान न्यायवादी, ठीक है। और बस महान न्यायवादी में और कुछ जानने वाली चीज़ें नहीं, आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है, ठीक है। सदन में ये भी आपके संसद प्रणाली के ये भी हिस्सा है, ठीक है। भारत सरकार का वकील होते हैं या उनके विधि अधिकारी होते हैं। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। और ये इनका पद कब तक रहेगा? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे
तब तक ये रह सकते हैं। बाकी महान न्यायवादी में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि ये आएंगे ही आएंगे। इसके बाद में एक टॉपिक हमारी और आती है प्रधानमंत्री के बारे में। कौन आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं हमारे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये तो सभी को पता होगा। चीज़ों को सोच रहे हो कि सर जी को ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ये ऐसे नॉर्मली आपके लिए पूछ ले कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिसको शायद ना भी पता हो। प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, इनका उपबंध किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 75 में, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद संख्या 75 में। ये कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री उन्हीं को कहा जाता है, किसको? जो मंत्री परिषद के मुखिया होंगे, ठीक है, या प्रशासन के मुखिया। राष्ट्र का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन शासन प्रशासन के मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। समस्त शक्तियां तो उसमें निहित हैं, ऐसा कहता है संविधान, लेकिन हालांकि होता नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सलाह के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए और एक दो आयोग भी रखे गए हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पे हो। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह को मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन इन्हीं की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। अगर उनको सदन को भंग करना है तो भी इन्हीं की सलाह को मानना पड़ेगा। ये कह दी कि बस भैया भंग कर दो, ठीक है, तो इनको भंग करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ें, जैसे कोई आर्टिकल बनाना है नया, कोई है ना, कोई अनुच्छेद में संशोधन करना है, कोई नया उपबंध करना है, तो राज्यसभा लोकसभा ने पारित करके भेज दिया इनके पास, तो ये बेचारे इनको करना ही पड़ेगा। हाँ, ये वीटो का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं राष्ट्रपति कि भैया फिर से देख लो, लेकिन अगर सदन कहता है कि नहीं सब ठीक है आप इसको ओके कर दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक अपने पास रख करके उनको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे विशेष मामले होते हैं कि पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, है ना, ऐसे वीटोज़ का यूज़ करने के बाद में तो चीज़ें अलग की चीज़ें, वो मसला अलग हो जाएगा, उतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे कौन आते हैं? प्रधानमंत्री साहिब आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री को जानने के लिए हम क्या देखेंगे? जैसे भारत का वैधानिक मुखिया होता है, प्रधानमंत्री क्या लिख लीजिएगा, ये भारत के वैधानिक मुखिया होते हैं, ठीक है। भारत के वैधानिक मुखिया होते हैं, ठीक है। सॉरी, वैधानिक तो राष्ट्रपति होता है, ये वास्तविक मुखिया होता है। ये भारत के वास्तविक मुखिया होते हैं। और वैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। इनका पद किस में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री को चुना कैसे, मतलब नियुक्त कैसे किया जाता है? तो ये क्या होगा? मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद के सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। यानी मंत्री परिषद एक सलाह देगी कि भारत के राष्ट्रपति ये व्यक्ति होंगे, जैसे बीजेपी को उसके निर्वाचित मंडल से क्या हुआ, यानी सीटें बनी, सरकार बनाने के लिए न्योता भेजते राष्ट्रपति कि भैया आपका बहुमत आया है, आप बहुमत पेश कीजिए हमारे पास में, ठीक है। और आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, है ना? तो मंत्रिपरिषद मिलकर के, यानी संगठन पूरा मिलकर के, बीजेपी की जैसे सरकार है, बीजेपी के सभी लोग मिलकर के चुने होंगे कि हमारा नेता कौन होगा, नरेंद्र मोदी हो, ठीक है। तो अब उनका नाम भेजते हैं कि ये हमारे नेता होंगे और इनको फिर नियुक्त कर दीजिए। तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं इनको, ठीक है। अभी इनका दायित्व क्या होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के दायित्व क्या क्या होते हैं, हम इनके दायित्व के बारे में जानेंगे कि ये कराते क्या क्या हैं। तो ये क्या कराएंगे, ये बताएंगे
कि राष्ट्रपति को ये क्या देंगे, सलाह देंगे कि फला फला व्यक्ति को क्या हो मंत्री बना दीजिए। राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं, यानी राष्ट्रपति के क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं, और ये सलाह देते हैं कि क्या, कौन सी सलाह देते हैं कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, ठीक है, इसकी सलाह देते हैं। इनका ये दायित्व होता है कि मंत्री परिषद को चुनना, ठीक है, कि फला फला व्यक्ति मंत्री बनेंगे, उनके पद पे नियुक्त कराने का काम होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को ये, और ये क्या, जैसे कि हमने बताया था कि राष्ट्रपति क्या करता है, सत्रावसान करते हैं, सत्रों को आहूत करते हैं, और क्या करते हैं, सत्र का विघटन यानी सदन का विघटन कर देते हैं। तो किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सत्र आहूत और सत्रावसान होता है। तथा सभा को भंग करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि किसको किसको मंत्री बनाना है, कौन कौन सा मंत्रालय होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सत्र को आहूत कराने का, सत्रावसान कराने का और सभा को भंग करने की भी सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री ही देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, प्रधानमंत्री और क्या क्या करते हैं, ये नीति आयोग के अच्छा चलो, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के भी यही होते हैं। दो चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जल संसाधन के अध्यक्ष, यानी किस राष्ट्र के किस किस स्टेट में कितना कितना पानी जाना है। जैसे हम कहते हैं हम सिंधु नदी का जल नहीं जाने देंगे, तो उसके लिए भी राष्ट्रीय जल संसाधन के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और क्या होते हैं, और इसमें और कुछ विशेष जानने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री में योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, हाँ, इनके योग्यता के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग कि योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता तो कुछ होना हो तब वो आप राजनेता बन जाओ, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के ये सदस्य होने चाहिए। पहली चीज, दोनों सदनों में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता है, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। योग्यता ये होनी चाहिए, और आयु कम से कम इनकी 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु कम से कम पूरी कर चुके हो तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री में बाकी और कुछ चीज़ें हैं नहीं विशेष, ठीक है, यही चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री भी खत्म हो गए। ये देश के वास्तविक मुखिया होते हैं, वैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री होंगे, अनुच्छेद 75 में लिखा है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका दायित्व क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ठीक है। और नीति आयोग के ये अध्यक्ष होते हैं,
राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन के अध्यक्ष होते हैं। और इनमें की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता इनके पास होनी चाहिए कि किसी भी सदन के वो सदस्य हों, ठीक है, चाहे लोकसभा के हों और चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, ठीक है, किसी ना किसी सदन के वो सदस्य होना उनको अनिवार्य है, अथवा वो नहीं बनेंगे और इनकी उम्र कम से कम 25 साल की होनी ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आगे हम इसके बाद में देखते हैं, अब हमारा आ जाता है कौन, यानी हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए, और अब कौन बचा है? प्रधानमंत्री हो गए। अब हमारा आता है आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 क्या कहता है? भारत में एक राज्यसभा होगी, ठीक है, भारत में एक क्या होगी? राज्यसभा होगी, ठीक है। तो हम अब राज्यसभा के बारे में देखेंगे। ये क्या होती है? ये अस्थाई सदन होता है, ठीक है, भारत की। हम देखते हैं सदन में राज्यसभा को। अब देखिए राज्यसभा होता क्या है? राज्यसभा को एक दर्जा प्राप्त है उच्च सदन का, या इसको बुजुर्गों का भी सदन कहते हैं, बुजुर्गों का सदन, ठीक है, उच्च सदन है, बुजुर्गों का सदन है, और क्या है? अस्थाई सदन है, और क्या है? अस्थाई सदन है, ठीक है। उच्च सदन इसको कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, और ये बुजुर्गों का सदन है, ठीक है। अब इसका उपबंध किसमें दिया है बच्चों? अनुच्छेद नंबर 80 में, ठीक है। अनुच्छेद 80 में क्या है कि एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला, ठीक है। आर्टिकल नंबर 79 यानी संसद होगा, आर्टिकल नंबर 80 यानी राज्यसभा, और आर्टिकल नंबर यानी 81 आपका लोकसभा। पूछा जाता है लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है। राज्यसभा किस में है? तो 80 में है, और संसद किस में है? आपके 79 में है, ठीक है। तो राज्यसभा, ठीक है। आगे देखिए राज्यसभा का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ? 19 एक डेट है आपकी फरवरी 1952, फरवरी 1952 में पहली बार हमारे यहाँ राज्यसभा का गठन किया गया। अच्छा, वर्तमान में कितने हैं इसमें सदस्य हैं? वर्तमान में सदस्यों की संख्या, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। कितनी है? 245, ठीक है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये पूरे ऑल इंडिया में है, ऑल इंडिया में है, तो यूपी में कितने हैं? यूपी में कितने हैं राज्यसभा के सदस्य? राज्यसभा के सदस्य यूपी में कितने हैं? यूपी में कुल 31 सदस्य हैं, ठीक है। चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कीजिए, इसलिए मैं रुक जाता हूँ कि आप थोड़ा सा माइंड पे चीज़ों को जोर डालिए। चीज़ें आप लोगों ने भी पढ़ी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक टाइप का ये रिवीजन जो नहीं हमारा चल रहा है, इन्हीं को आप एक दो बार कर लेंगे, आपकी परीक्षा उम्मीद करते हैं बहुत ही सफल होगी और अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। इसमें 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से ये याद रखिएगा 245 में क्या होते हैं? 233 तो फिक्स्ड होते हैं और प्लस 12 कौन होते हैं? मनोनीत होते हैं। ये तो राज्य से चुन करके आते हैं 233, और 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, ठीक है। ये फरवरी नहीं, ये अप्रैल होगा, अप्रैल 1952 में, अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, ठीक है। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं, 31 उत्तर प्रदेश में है, और वर्तमान में सभापति कौन है? सभापति
जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं, यहाँ के पदेन सभापति होते हैं। तो जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़, ठीक, जगदीप धनखड़ है। ये भी अनुसूचित जाति से ही, जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये आपके वर्तमान सभापति होते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य चुनकर के कहाँ से आते हैं? तो ये राज्य के जो विधान परिसभाएं होती हैं वहाँ से इनको चुनकर निर्वाचित करके सदस्यों को भेजा जाता है, ठीक है। इनका भी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक रूप प्रणाली से भी इनका भी चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है इनका भी चुनाव। इनके सदस्य क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से और आनुपातिक प्रणाली से। ठीक है, आनुपातिक प्रणाली से ये चुने जाते हैं, ठीक। तो चीज़ों को यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। और आगे देखा जाता है कि राज्यसभा में और क्या क्या होते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि इनके कार्य क्या हैं, इनके और यहाँ पे कौन कौन होते हैं। तो एक चीज़ और जानने की जरूरत है कि राज्यसभा में क्या होता है। हमारे राज्यसभा में कैसा मतदान होता है? खुला मतदान होता है। राज्यसभा में खुला मतदान होता है, खुले मतदान की प्रक्रिया है। जैसे राष्ट्रपति को चुनने के लिए गोपनीयता की जरूरत होती है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे खुले मतदान की, खुला मतदान होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम वो 30 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरी कर चुका हो, ठीक है। 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बाकी और राज्यसभा में कोई विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें से 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर 2 साल पे निष्कासित कर दिए जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक दूसरे साल 2 वर्ष पर पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। अभी देखो, और जैसे कि हमने बताया कि सभापति कौन होते हैं? आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो लेकिन और उपसभापति कौन होता है? सभापति तो ठीक है, उपसभापति कौन होते हैं? तो उपसभापति को उन्हीं में से सदस्यों में से क्या किया जाता है? उपसभापति को, सभापति कौन होते हैं? उपसभापति कौन होते हैं? सदस्यों द्वारा चुन लिए जाते हैं। सदन के सदस्यों में से चुन लिया जाता है। ठीक है, तो चीजें यहाँ तक की आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ये उपसभापति कौन होते हैं? सदन के सदस्यों में से ही इनको चुन लिया जाता है। और फिर अब इनके हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि राज्यसभा के कार्य क्या क्या होते हैं या इनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, ठीक है। ये कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। हालांकि आपके परीक्षा में इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको चीज़ें बता दी जा रही हैं, ताकि अगर बाय द वे ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो
तो हम उनको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो चीज़ों को बेस से देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, इसके कार्य तथा शक्तियों को हम देख लेते हैं। इनके कार्य और शक्तियाँ क्या क्या है। देखिए, पहली चीज तो जानने की जरूरत यह है कि जो भी गैर वित्तीय विधेयक होते हैं, ठीक है, गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में तो ये पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं, है ना, रोक सकते हैं अपने पास में जो भी गैर वित्तीय विधेयक होते हैं। तो उसके लिए जितनी लोकसभा के पास में पावर है उतनी इनके पास भी होती है। लेकिन कैसा विधेयक होना चाहिए, गैर वित्तीय, यानी नॉन फिनेंशियल जो भी संशोधन आते हैं, जो भी आर्टिकल्स बनाने के लिए आते हैं, उनके लिए इनके पास क्या है, पूरी की पूरी पावर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गैर वित्तीय विधेयक के लिए लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है। लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, देखिए स्थायी सदन ये होता है। ठीक है, यानी कुछ यह अस्थायी भी होते हैं, इनको अभिघटन भी नहीं किया जा सकता है। बुजुर्गों का सदन होता है, उच्च सदन ये, लेकिन ज़्यादा पावर फिर भी है किसके पास में, लोकसभा के पास में होती है। क्यों, क्योंकि कोई ऐसे वित्तीय विधेयक आ जाते हैं, जैसे धन विधेयक आ गया है ना, उस विधेयक को ये नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी वित्तीय विधेयक है, जैसे आपका नॉर्मली कोई संशोधन करना हो, नया टैक्स लाना हो, है ना, या नए राज्य के सीमाओं का निर्धारण करना हो, तो उनमें ये हस्तक्षेप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कहते हैं भैया हम नहीं होने देंगे। तो चीज़ों को रोका जा सकता है। लेकिन कोई वित्तीय विधेयक आ जाता है, ठीक है, कोई जैसे आपका धन विधेयक हो, तो धन विधेयक का अगर कोई मामला होता है तो इनको 14 दिन के भीतर ही अपना राय भेजना होता है। अगर नहीं भेजते हैं, 14 दिन तक रोक भी लेते हैं अपने पास, तो 15वें दिन ये स्वतः ही इनके यहाँ से इसको कंप्लीट माना जाएगा। यानी लोकसभा क्या करेगी, समझेगी कि हाँ राज्यसभा ने इसको मान लिया है। तो अगर कोई वित्तीय विधेयक आ जाता है, क्वेश्चन में अगर कोई आ सकता है ये कि वित्तीय विधेयक को कै दिन पे कानून बनाने का या उसको रोकने का, हस्तक्षेप करने की शक्तियाँ क्या राज्यसभा के पास है, तो कोई शक्तियाँ इसके पास नहीं है। तो वित्तीय विधेयक के मामले में इसके पास शक्तियाँ नहीं है। ठीक है, उसमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये रोकता भी है, ठीक है, अगर राज्यसभा कहते कि भैया हम नहीं मानेंगे, ठीक है, वित्तीय विधेयक के मामले को, तो क्या करना होगा, 14 दिन के भीतर स्वतः ही अगर वित्तीय विधेयक के मामले को ये रोक लेता है तो 14 दिन के पश्चात, 14 दिनों के पश्चात क्या होगा, विधेयक पास माना जाएगा। ठीक है, वित्तीय विधेयक को पास माना जाएगा। इसको रोकने का कोई इनके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है कि इसको भी ये रोक सके। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी इनके पावर को उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें और कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी हुई हैं। ठीक है, कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है। लोगों को लगता है कि संविधान बहुत टफ चीज़ें हैं, है ना, अगर आप बेसिकली देखें तो कोई ऐसा बड़ा टर्म्स नहीं निकल करके आता है जो आपके पहुंच से दूर हो या आपके समझ में। बस बेसिकली यह है कि समझने की क्षमता होनी चाहिए, आप इजीली उनको समझ सकते हैं। ठीक है, बस चीज़ों को क्या है, कंसंट्रेट होकर के एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, लोकसभा। लोकसभा कैसा होता है, ये निम्न सदन होते हैं। लोकसभा कैसा सदन होता है, निम्न सदन होता है। इसका विघटन, हाँ राज्यसभा में एक चीज और, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। और वो भी कौन करता है, मंत्री, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, जैसा भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं लोकसभा को।
लोकसभा, ये किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद नंबर 81 में दिया है लोकसभा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, जैसा अभी हमने आपको बताया। उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। और इसका विघटन किया जा सकता है, इसका विघटन हो जाता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। हालांकि एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और कौन से, चलो यहाँ लिख देते हैं, प्लस 2 एंग्लो इंडियन है। अब फिर काटते हैं इसको, ताकि चीजें 2 एंग्लो इंडियन है, पद को समाप्त कर दिया गया है कौन से? 104वें संविधान संशोधन में। 104वें संविधान संशोधन के तहत पद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कब? 2019 में, ठीक है। एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन में, ठीक है, 2019 में। और लोकसभा में क्या होती है? ये आपके अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है, इसका गठन हुआ है। और फिर क्या है? ये क्या होते हैं? भारत के मंत्रिपरिषद, ये जो भारत का मंत्रिपरिषद है, भारत के मंत्रिपरिषद के सदस्यों, भारत के मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होते हैं उनके वो क्या होते हैं? लोकसभा के, भारत के जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य, वो क्या होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद पूरी तरीके से कहाँ किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। और बाकी इसमें भी क्या, इनकी योग्यता जान लेते हैं क्या क्या होती है, ठीक है। और इनमें सीटें क्या होती हैं, और इसमें देखिए एक चीज़ और, 543 में से क्या है बच्चों? 84 सीट किसके लिए? एससी के लिए। और 81, हाँ 81 सीट, सॉरी 81 नहीं, 47 सीट किसके लिए? एसटी के लिए निर्धारित कर दी गई है, यानी ये आरक्षित हैं, ठीक है, आरक्षित सीटें हैं ये। 543 में 84 क्या है? इसको रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीट को वो कर दिया गया है, यानी आरक्षित कर दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। क्योंकि संविधान क्या कहता है? यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, तो यहाँ पे क्योंकि संविधान में जब आज के बहुत पूर्व देखा गया था तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलता था, तो जिसके तहत एससी और एसटी को बहुत ही दबा करके रखा गया था। तो इसी के लिए ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है कि इनके लिए इतनी सीटें आरक्षित होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इनको आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। इनका निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन इनका प्रत्यक्ष होता है। वहीं आपके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इनका प्रत्यक्ष, ये क्या होता है? हमारे लोग के द्वारा चुन करके ही तो जाते हैं इसके सदस्य। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा? राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुन करके, विधायकों के द्वारा चुन करके जाते हैं, ठीक है। वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, और ये प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। गोपनीय वो भी नहीं होता है, लेकिन हाँ उनके यहाँ कैसा होता है? खुला मतदान होता है, ठीक है। और क्या है? और एक चीज याद रखिएगा, इसी के तहत यहाँ एक बोर्ड में डाल करके देख लीजिएगा, 61वां जो संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था? 1989 में जो वयस्क मताधिकार है, यानी वयस्क मताधिकार को कम कर दिया गया था, वो सॉरी बढ़ा दिया गया था 18 साल से 21 साल, वो सॉरी 21 साल से 18 साल तक, सॉरी 1889 में 1989 में
1889 में, सॉरी याद रखिएगा ये 1889 है। 1889 में 61वीं संविधान संशोधन हुई, लेकिन 1889 हाँ। और यहाँ पे क्या किया गया, 21 साल से घटा करके 21 वर्ष की अवस्था घटा करके कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 61वीं संविधान संशोधन हुई थी, लेकिन आप 1989 ही देखिएगा, थोड़ा सा डेट का मिस्टेक है, क्योंकि 1889 में तो संविधान बने नहीं था, तो संशोधन कैसे आ जाएगा। तो 1989 में हुआ है। ठीक है, 1989 में 21 वर्ष की अवस्था को घटा, पहले वोट डालने का अधिकार किसमें था, 18 साल 21 साल की उम्र में था। अब फिर इसको क्या कर दिया गया, 18 साल की अवस्था में कर दिया गया था। योग्यता देखिए, यहाँ पे योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल की योग्यता चाहिए, तो ऐसे इनको भी बनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, किसी भी सभा के सदस्य होते हैं। तो जैसे राज्यसभा के सदस्यों को बनने के लिए 25 साल, वैसे लोकसभा, क्योंकि दोनों को आपको रिलेट करके पढ़ेंगे, चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी। इसकी योग्यता भी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप बन सकते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, जैसे वहाँ का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का होता है। और देखिए, लोकसभा के सदन का अधिवेशन एक साल में कितने बार हो सकता है, 2 बार में हो सकता है, 2 बार हो सकता है। एक ग्रीष्मकाल का होता है और एक शरद काल का होता है। ठीक है, यानी एक ठंडी में होता है और एक गर्मी में, यानी एक साल में 2 बार होता है। सदन के बाद सत्र के बाद चलेगा, लोकसभा का सत्र कितने बार होता है, एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार। अच्छा, आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी और क्या, 6 माह से अधिक का अंतर नॉर्मली ये भी होती है, कभी बाई चांस ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि नहीं हो सकता है, तो लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि 6 माह से अधिक का अंतर ऐसा ना हो। ठीक है, उसके बीच में आपका क्या होना चाहिए, सभा को बैठना ही चाहिए। ठीक है, और इनके लोकसभा के कार्य और क्या क्या होते हैं, जैसे अभी हमने बताया था, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आगे और चीज़ें आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस कम है। ठीक है, तो चीज़ों को याद रखिए। राज्यसभा किसमें है, 80 में है। लोकसभा किसमें है, 81 में है। ठीक है, राज्यसभा क्या होती है, अस्थायी सदन होती है, उच्च सदन होती है। लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। इसका विघटन किया जा सकता है। ठीक, अभी देखिए आगे फिर और क्या है, अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के पास धन विधेयक, देखिए राज्यसभा के पास सारे कानून बनाने के लिए तो अधिकार हैं, मतलब उसमें वो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा कुछ नहीं कह सकता है। लोकसभा क्या है, कुछ भी कर सकता है। इसके पास धन विधेयक का भी कानून बनाने का पूरी तरीके से होता है। लोकसभा की शक्तियां तथा कार्य क्या है, हम यहाँ देखेंगे। लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ, इसके शक्तियाँ क्या है और ये क्या क्या कार्य कर सकता है। तो जो धन विधेयक है या आपका वित्त विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, लोकसभा में ही पेश या पारित किया जा सकता है। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, धन विधेयक ये अनुच्छेद नंबर 110 में दिया गया है। धन विधेयक पूछा जा सकता है किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद नंबर 110 में है। और वित्त विधेयक किस में है, वित्त विधेयक अनुच्छेद नंबर 117 में। ठीक है, वित्त विधेयक और धन विधेयक के मामले में, ठीक है, लोकसभा ही प्रस्तावित कर सकती है, लोकसभा ही इस पे क्या कर सकती है, काम कर सकती है। इसमें राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यानी धन विधेयक का मामला हो या वित्त विधेयक का मामला हो तो कौन करेगा इसको, लोकसभा करेगी। ठीक है, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि संयुक्त बैठक बुलाना, ठीक है,
और एक चीज़, हाँ, राष्ट्रपति के पास एक पावर और होती है कि वो संयुक्त बैठक भी बुला लेता है। जैसे जीएसटी का भी एक जल्द ही हमारे यहाँ पे जब जीएसटी लागू हुआ था तो क्या हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा में छिड़ गई, ठीक है। वो कह रहा है कि हम अपने राज्य में ना हुए थे, ठीक है, वो कह रहा नहीं होना है, ठीक है, देश में चारों तरफ होना चाहिए। तो इस अब दोनों आपस में तंग है, ठीक है। उसने कहा मेरे पास तो ये पावर है, हम कर सकते हैं भैया, ठीक है। जैसे दुई भाई रहे आपस में, छोटे भैया और बड़े भैया, और आपस में दोनों क्या हुए, भिड़ गए, कहीं ना एक काम हुई वो कहीं ना हुई, तो अब दोनों भाई लड़े भिड़े पड़े हैं। तो अब मध्यस्थता कराने कौन आएगा, सुलह समझौता कराएगा। तो सुलह समझौता कराने के लिए पिताजी आ गए। पिताजी कौन, राष्ट्रपति महोदय। तो अब घर पे तो पिताजी आएंगे तो उठाएंगे जूता चप्पल अल्ले हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जूता चप्पल नहीं उठा सकते। राष्ट्रपति महोदय बुलाते भैया ऐसा करो कि दोनों जन आ जाओ, दोनों जने बैठो, ठीक है, फिर निस्तारण निकालते हैं। तो चीज़ों को और आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, खाली किसको छोड़ के, धन विधेयक को छोड़ करके और संविधान संशोधन को, कोई भी संविधान क्या करना हो आपको, संशोधन करना हो, संशोधन और धन विधेयक पे, इन दोनों पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं होती है, यानी संयुक्त बैठक नहीं होती है, ठीक है। धन विधेयक पे हो चाहे संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा को चलाने के लिए कौन अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा को चलाने के लिए वहाँ सभापति होता है, यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, यहाँ पे उसी लोकसभा के सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। जैसे राज्यसभा में उपसभापति किसको चुना जाता है, उन्हीं के सदस्यों में से चुन लिया जाता है। तो ऐसे ही लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। अच्छा चलिए एक चीज कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो इनका उपबंध किसने दिया है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 93 में दिया हुआ है। ये लोकसभा के से ही रिलेटेड है। इनको पढ़ाने हम पहले भी पढ़ा सकते थे, बहुत लोग पहले भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन अभी हम चूंकि लोकसभा को ही पढ़ रहे हैं तो लोकसभा के सारे टर्म्स को हम यहाँ पे देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, इनका एक लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, तो इनका प्रावधान किसमें है, आर्टिकल नंबर 93 में है। और आर्टिकल नंबर 93 कहता क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा लोकसभा के सदस्य में से, लोकसभा का सदस्य ही होगा, लोकसभा का सदस्यों में से एक व्यक्ति होगा, ठीक है, या एक सदस्य लिख सकते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, आर्टिकल नंबर 93 के तहत लोकसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। हमने पूछा था कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला, ओम बिड़ला साहब इस समय आपके लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन था, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, जेबी मावल, कुछ ऐसे नाम है, जेबी मावलंकर, ठीक है, जेबी मावलंकर हैं, ये आपके प्रथम अध्यक्ष से पूछा जा सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो जेबी मावलंकर, ठीक है, जेबी मालवंकर हैं, ठीक है, मतलब ये साहब थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अभी प्रेजेंट टाइम में ओम बिड़ला साहब हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष।
अभी लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष अगर हों तो ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र किस, अच्छा इनका तो हो गया। राज्यसभा के सभापति किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? राज्यसभा के सभापति किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति को बेसिकली देंगे, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। बाकी लोकसभा का राज्यसभा का काम क्या होता है वही, बाकी यहाँ पे हम और सारी शक्तियाँ नहीं दिखाए हैं क्योंकि इनका काम ये होता है कि कानून को बनाना, ठीक है, विधेयक को बनाना, कोई भी ऐसे विधेयक हैं, ठीक है। और देखिए लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, आर्टिकल 1110 के तहत आता है कोई भी विधेयक कि नहीं आता है, इसको कौन, यानी धन विधेयक है या नहीं है या नहीं है, ठीक है या नहीं है कोई भी धन विधेयक, तो इसको कौन चेक करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अब इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इनको हटाने के लिए हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया होती है, ऐसे इसमें भी होता है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा संकल्प पत्र जारी करके क्या होता है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, इनको हटाया कैसे जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत अगर पारित करा दिया जाए तो इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बाकी लोकसभा भी आपका लगभग यहीं पे समाप्त हो जाता है। लोकसभा में और कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। मैं भी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपके लोकसभा में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, कुछ इसके और चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें और होती हैं जिसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, कि सदन के कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, यानी किन किन वर्डों का, शब्दों का उच्चारण किया जाता है सदन में, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी भी सदन के लिए महत्वपूर्ण और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अगर आप चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, क्लियर होता रहेगा। कोई भी अगर आपको कोई चीज़ें ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और आपकी समस्याओं को यहाँ पे देखते हुए सुलझाया जाएगा। ठीक है, अब संसदीय प्रक्रिया हम देखते हैं कि क्या क्या होती है संसदीय प्रक्रिया। ठीक है, तो संसदीय प्रक्रिया को जानना है कि या संसद के कामकाज क्या क्या होते हैं। तो संसदीय छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद आपका संसद खत्म हो जाएगा। संसदीय प्रक्रिया या कामकाज कह सकते हैं। तो संसदीय प्रक्रिया क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पे संसद में कौन कौन सी चीज़ें होती है। पहला, ठीक है, जिस समय संसद का सदन चल रहा होता है ना, तो हर एक दिन, जैसे एक ही दिन तो संसद चलता नहीं है, 2-4-10 दिन तो चलते ही चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप संसद में देखें तो प्रत्येक कार्य दिवस के अंतराल, इसमें कार्य दिवस का क्या होता है, टाइम टेबल होता है, कार्य दिवस का समय सारणी होती है। ठीक है, कि क्या क्या होगा किस किस समय पे।
तो कार्य दिवस में इसके समय सारणी में क्या होती है, पहले होता है सदन जब लगता है तो सबसे पहला होता है प्रश्नकाल, ठीक है। प्रश्नकाल सबसे पहला चीज होता है, ठीक है। ये संसद के कार्य दिवस का सबसे पहला घंटा इसी में होता है, ठीक है। यानी किसी भी सदन का जैसे भी प्रारंभ होता है तो सबसे पहला घंटा होता है सदन को चलाने के लिए, यानी प्रश्नकाल होता है 1 घंटे का होता है। कितने टाइम का होता है? 1 घंटे का होता है। कै बजे से कै बजे तक का? 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। ये प्रश्नकाल होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी सदन का है ना मंत्री परिषद से या मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्नकाल होता है। इसके बाद आपका आता है शून्यकाल आता है, ठीक है। शून्यकाल आता है। अच्छा, पहली चीज ये जानिए कि प्रश्नकाल को लिया कहाँ से गया है। प्रश्नकाल को कहाँ से लिया गया है, यानी ये सबसे पहले प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। प्रश्नकाल का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? क्योंकि संसदीय व्यवस्था वहीं से है, तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था 1721 में, 1721 से, ठीक है। प्रश्नकाल का नियम आपका वहीं पे चलता था। अब भारत का जब परिषदीय अधिनियम आया था 1892, भारत में कब से लागू हुआ ये? भारत में कब से हुआ? 1892 के परिषदीय नियम थे, परिषदीय अधिनियम। जब 1892 का भारत का परिषदीय अधिनियम आया था, उसके तहत भारत में भी क्या हुआ? प्रश्नकाल को निर्धारित किया गया। अब इसमें 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्नकाल में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं? 3 तरीके के, 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आपका तारांकित प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्न यानी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो उस प्रश्नकाल में पेश करने से पहले लिख करके, और कोई भी जो प्रश्न है उसके ऊपर ऐसे स्टार लगा दिया जाता है, इसी को तारा लगा दिया जाता है, तो इसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं? जिसका उत्तर तुरंत देना होता है, और वो भी कैसे? मौखिक रूप से तुरंत, मौखिक रूप से तुरंत उत्तर देना होता है, ठीक है। फिर एक आता है आपका आतारांकित, ठीक है। आतारांकित आता है, इसमें क्या है? मौखिक रूप से इसमें नहीं, इसमें क्या होता है? इसमें लिखित रूप से उत्तर देने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें कैसे होते हैं? लिखित रूप से मंत्रियों के द्वारा देना पड़ता है, लिखित रूप से उत्तर को देना पड़ता है। और इसमें अनुपूरक एक होता है, पूरक अनुपूरक। अनुपूरक का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें अनुपूरक प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। अनुपूरक यानी पहले के भी, है ना, अनुपूरक प्रश्न को भी पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है आतारांकित। आतारांकित इसमें मंत्रियों द्वारा लिखित उत्तर देना होता है, ठीक है। मंत्रियों द्वारा लिखित उत्तर देना होता है। इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? मंत्रियों द्वारा लिखित उत्तर देने चाहिए,
और कैसे होते हैं आपके यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे एक आता है आपका अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको जानने की जरूरत उतना नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तत्कालिक जो भी चीज़ें होती हैं उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तत्कालिक अगर कोई परेशानी कोई समस्या हो रही है तो उसके लिए होता है, तो आप नाम लिख सकते हो तत्कालिक मामले के लिए, तात्कालिक मामले के लिए, तात्कालिक मामलों पर प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो आपका लगभग यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा समाप्त हो गया है, संसदीय प्रक्रिया भी बता दी है, ठीक है। यानी भाग 5 आपका क्या है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब कुछ आपको कुछ समितियाँ हैं, समितियों के बारे में जानना होगा, तो समितियों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और कोई बेसिकली इतना टफ भी नहीं है, अगर आप लाइटली इसको 1-2 बार अगर इस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेंगे, मानते हैं अभी चीज़ें नई हैं तो उनको समझने में थोड़ा टफ होगा, चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको 1-2 बार आप देख लेते हो, ठीक है, और छोटा सा नोट्स बना लोगे, कहीं 4-5 पेज में आ जाएगा, ठीक है। और भाग 5 आपका समाप्त हो जाएगा इसमें, और इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपके परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जो आपका बचा हो। चीज़ों को हमने अपने स्तर से सारी की सारी चीज़ों को क्लियर कर दी है। कुछ संसदीय समितियां हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। और अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि उनको आप तक और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए आपके लिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ों की समस्या ना मिले, है ना, और चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये परिवार बढ़ता रहेगा, हम भी अभी इस माध्यम पे अभी नए हैं, तो चीज़ों को आपके सामने और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।